Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Abdul Sheikh, Executive Director, Ali College of Technology, Haripur, Hazara Division, Pakistan. I am welcoming you in my YouTube channel, Technical Education in Pakistan. Dear viewers, today is the Friday, 25th December 2020. जिस तरह के हम जानते हैं, आप लोग 3 साल डिप्लोमा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है डीसी मशीन। उस डीसी मशीन के प्रैक्टिकल्स में हमने डीसी मोटरों को चलाना होता है। जिस तरह के मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था, डीसी मोटरों में 3 किस्म की मोटरें होती हैं, सीरीज मोटरें, शंट मोटरें और कंपाउंड मोटरें। तो इस लेक्चर में हम कंपाउंड मोटर को चलाकर हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसकी खसूसियात का जायज़ा लेंगे। प्यारे बच्चों, लेक्चर देखना या टीचर का पढ़ाना उस वक्त मुस्तफीद होता है जब बच्चा उसको गौर से सुनता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। आजकल का हमारा बच्चा न जाने क्यों बहुत सी वजूहात हैं, वो अपनी पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। यानी आजकल के बच्चे को देखकर मुझे वो बच्चा भी याद आ जाता है जिसके मुतालिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ था कि अपने बच्चे को कुर्बान कर दो अल्लाह की राह में, और बच्चे ने उसके अदाब में अपनी गर्दन को झुका दिया था। और मुझे अब भी वही बच्चा याद आ रहा है जिसके मुतालिक इल्हाम इकबाल ने यह कहा कि फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत, फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। यानी बच्चों में वो आदाब, सीखने के आदाब, मानने के आदाब और इसी तरह मोहब्बत के आदाब होंगे तो बच्चा कामयाब होगा। प्यारे बच्चों, लेक्चर के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कामयाबी, ज़िंदगी में कामयाबी बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत से अमाल शामिल हैं। उनमें से एक अमल ये भी है कि आप अपना काम सिंसियरिटी से करें। चाहे लेक्चर सुनने का हो तो फिर भी सिंसियरिटी से सुने, चाहे उस्ताद के पीरियड के दौरान पढ़ने का हो उसकी बात भी सिंसियरिटी से सुने, चाहे अगर लिखने का हो तो फिर भी मोहब्बत से करने की कोशिश करें। अब का ये लेक्चर हमारे जो टीचर हैं सलीम साहब, उनका नाम है, वो डिलीवर करेंगे। तो मैं अपनी इन दुआओं के साथ कि आप लोगों के लिए लेक्चर मुस्तफीद साबित हो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो आइए अब हम देखते हैं कंपाउंड मोटर को किस तरह चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल पर हमारे प्रैक्टिकल का सिलसिला जारी है। इससे पहले हम अपने इस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इस पैनल पर हम कुछ प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमने इस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर का तारुफ किया था। दूसरे प्रैक्टिकल में हमने अपनी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर की मदद से शंट मोटर को चलाया था। शंट मोटर को चलाकर उसकी खुसूसियात को समझा था। उसके बाद अगले प्रैक्टिकल में हमने अपनी इसी मोटर को सीरीज मोटर बनाकर उसकी खुसूसियात को समझा। अब हम अगले मरहले में अपनी तीसरी मोटर की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। चूँकि डीसी मोटर वो मोटर होती है जो डीसी बिजली से चलती है और हमें मैकेनिकल एनर्जी
आउटपुट पर फराहम करती हैं। तो डीसी मोटरिंग की 3 इकसाम होती हैं। पहली जो किस्म है वो है शंट मोटर, दूसरी किस्म है सीरीज़ मोटर और तीसरी किस्म होती है कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर वो मोटर होती है कि जिसमें सीरीज़ मोटर की खुसूसियात भी शामिल होती हैं और शंट मोटर की खुसूसियात भी शामिल होती हैं। उन दोनों मोटर्स की खुसूसियात की बदौलत इस मोटर को बेहतर तस्वुर किया जाता है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी लोड इस्तेमाल करना हो तो उनको चलाने के लिए आम तौर पर कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पर लोड के तब्दील होने के साथ साथ मुस्तकिल स्पीड की ज़रूरत हो वहाँ पर भी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। चूँकि इस मोटर में सीरीज़ मोटर और शंट मोटर दोनों की खुसूसियात शामिल होती हैं, इसलिए इस मोटर की जो कारकर्दगी है दूसरी मोटरों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो अब हम अपनी कंपाउंड मोटर को पहले समझते हैं और फिर उस पर हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पर आप इस प्रैक्टिकल का नाम देख रहे हैं कि डीसी कंपाउंड मोटर को चलाना और उसकी खुसूसियात मालूम करना। तो हम डीसी कंपाउंड मोटर की डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड मोटर में एक वाइंडिंग बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ शंट वाइंडिंग का। फिर उसके मतवाजी में यहाँ पर एक आर्मेचर वाइंडिंग बना देता हूँ, यानी ये हमारी एक शंट मोटर बन जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग को भी बना देते हैं। तो अब हमारी ये मोटर कंपाउंड मोटर बन जाती है। चूँकि इस मोटर में सीरीज वाइंडिंग भी शामिल है, इसको मैं नाम देता हूँ सीरीज वाइंडिंग का, जबकि इसको मैंने नाम दिया शंट वाइंडिंग का। तो शंट वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के मुतवाज़ी में है, जबकि सीरीज वाइंडिंग इन दोनों वाइंडिंग के साथ सीरीज में है। इस तरह यहाँ पर मैं सप्लाई की दूसरी तार यानी मनफी तार लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं सप्लाई की प्लस तार लगा देता हूँ। इस तरह ये हमारी मोटर जो है वो कंपाउंड मोटर बन जाती है। जब मैं इस मोटर को यहाँ से डीसी सप्लाई देता हूँ तो हमारा डीसी करंट सबसे पहले सीरीज वाइंडिंग में से गुजरता है और वो मोटर का टोटल करंट होता है। जब ये टोटल करंट हमारा यहाँ पर पहुँचता है तो आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कुछ करंट आर्मेचर की तरफ चला जाता है और कुछ करंट हमारा शंट वाइंडिंग की तरफ चला जाता है। तो फिर हम जब टोटल करंट की बात करते हैं यानी IT, और वो IT का करंट हमारा टोटल जो होगा वो I शंट जमा IA आर्मेचर का करंट, इन दोनों करंट्स के मजमूए के बराबर होता है टोटल करंट। और यही टोटल करंट हमारा इस सीरीज वाइंडिंग में से गुजरकर आ रहा होता है। तो इस सूरत में यह मोटर चूंकि दोनों मोटरों का मजमूआ कहलाती है, इसलिए हम इसको कंपाउंड मोटर का नाम देते हैं। तो इस मोटर के कनेक्शन समझने के बाद हमने इसकी भी 3 खुसूसियात का जिक्र करना होता है। वही तीनों खुसूसियात जो हम इससे पहले शंट मोटर और सीरीज मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। पहली खुसूसियत है कि जी टार्क और आर्मेचर करंट का आपस में क्या ताल्लुक है। तो इस मोटर में जब हम अपने लोड को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट जो है
ये कम तो होता है। जब हम अपने लोड को बढ़ाते हैं तो जिस तरह दूसरी मोटरों के अंदर आर्मेचर करंट ज़्यादा होता था, इस मोटर के अंदर भी आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। लेकिन इस मोटर के आर्मेचर करंट में होने वाला इजाफा दूसरे मोटरों की निस्बत कम होता है। यानी लोड बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ता है, लेकिन यह इजाफा दूसरी मोटरों की निस्बत कम होता है। जब आर्मेचर करंट में इजाफा होता है तो चूंकि थोड़ा इजाफा होता है, इसलिए इसकी स्पीड भी थोड़ी कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती। जिस तरह दूसरी मोटरों की स्पीड पर ज़्यादा फर्क पड़ता था, उतना फर्क इस मोटर की स्पीड पर नहीं पड़ता, चूंकि इसमें सीरीज मोटर की खुसूसियात भी हैं और शंट मोटर की खुसूसियात भी हैं। चूंकि सीरीज मोटर का आर्मेचर का करंट जब हम ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा लोड लगा देते हैं, तो उस वक्त फिर उसकी स्पीड में उतना ज़्यादा फर्क नहीं होता जितना पहले होता है, कम लोड पर होता है। इसलिए दोनों की खुसूसियात होने की वजह से लोड बढ़ाने के साथ साथ आर्मेचर करंट में इजाफा होता है, लेकिन उतना इजाफा नहीं होता जितना कि दूसरी मोटर में होता है। इसलिए स्पीड भी जो है वो इसकी कम होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा कम नहीं होती जितनी दूसरी मोटरों की कम होती थी। लेकिन टॉर्क जो है इस मोटर का, उसमें इजाफा दूसरी मोटरों की निस्बत ज़्यादा होता है। यानी हमने इन दोनों चीज़ों का जब ताल्लुक बयान करना है तो उसमें यह बात हमने समझनी है कि लोड ज़्यादा करने से आर्मेचर करंट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी निस्बत जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन टॉर्क जो है वो ज़्यादा उसमें इजाफा होगा। तो हमें पहली बात ये पता चली कि आर्मेचर करंट के ज़्यादा होने से टॉर्क में क्या होगा, इजाफा। दोनों चीज़ों का ताल्लुक जहाँ पर भी रास्त मुतनासिब है, लेकिन आर्मेचर करंट में इजाफा कम होगा जबकि टॉर्क में इजाफा ज़्यादा होगा। एक बात हमें यह खुसूसियात का पता चल गया। दूसरी बात कि स्पीड और आर्मेचर करंट का आपस में क्या ताल्लुक है। तो जब हम लोड ज़्यादा करेंगे तो आर्मेचर करंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा और स्पीड भी उसकी थोड़ी कम होगी, ज़्यादा फर्क स्पीड के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस तरह इन दोनों का ताल्लुक भी आपस में बिलअक्स मुतनासिब है। यानी लोड ज़्यादा करने से आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा, लेकिन स्पीड कम होगी, लेकिन थोड़ी कम होगी, तो ताल्लुक फिर भी दोनों का बिलअक्स मुतनासिब है। उसके बाद तीसरी खुसूसियत आती है कि स्पीड टॉर्क खुसूसियात। जब हम लोड को ज़्यादा करेंगे तो आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा। आर्मेचर करंट के ज़्यादा होने से इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, लेकिन उसमें कमी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी दूसरी मोटरों में कमी होती थी। लेकिन टॉर्क में इजाफा काफ़ी ज़्यादा होगा। स्पीड के अंदर तब्दीली कम आएगी, लेकिन टॉर्क के अंदर तब्दीली ज़्यादा आएगी, और टॉर्क में तब्दीली इजाफे की सूरत में आएगी, यानी टॉर्क इस मोटर का मजमूई तौर पर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तीनों खुसूसियात का हमें पता चल गया। अब हम अपनी इसी डायग्राम के मुताबिक डीसी कंपाउंड मोटर के कनेक्शन वहाँ पर मोटर के ऊपर हम करते हैं और फिर उसको चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ट्रेनर पर हमारे पास ये मोटर जनरेटर सेट है, जिसमें इस मोटर को हम कहते हैं कि ये हमारी कंपाउंड मोटर भी है, सीरीज मोटर भी है और शंट मोटर भी है। हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक शंट बनाकर भी चलाते हैं, सीरीज बनाकर भी चलाते हैं और कंपाउंड बनाकर भी चला सकते हैं। इसी तरह इसके साथ हमारा वही डीसी जनरेटर कपल्ड है और
जब ये मोटर चलेगी तो इसकी शाफ्ट चलेगी, जब शाफ्ट चलेगी तो जनरेटर की शाफ्ट को घुमाएगी, जब जनरेटर की शाफ्ट चलेगी तो जनरेटर में वोल्टेज पैदा होंगे। वो वोल्टेज अब हम ये तारें हमने उसी तरीके से लगाई हुई हैं कि यहाँ पर जनरेटर का नेगेटिव है, ये जनरेटर का पॉजिटिव है। जनरेटर के नेगेटिव से हमने एक तार निकाली है और ये तार वोल्ट मीटर के नेगेटिव पर लगा दी है इस तरह। फिर हमने उसके प्लस पॉइंट से एक तार निकाली है और प्लस पॉइंट से ये तार निकाल कर ये वाली तार हमने अपने इस वोल्ट मीटर के प्लस पॉइंट पर लगा दी है। इस तरह जब ये जनरेटर वोल्टेज को पैदा करता है, वो वोल्टेज हमारे इस मीटर पर जाहिर होते हैं। ये तो हमारा एक जनरेटर की वायरिंग की बात हो रही है। हमने फिर इसी जनरेटर से एक तार ये वाली यहाँ से मैं निकाल कर इसको अलग करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ये तार हमने यानी कि मनफी टर्मिनल से एक तार निकाल कर अपने इस मीटर पर लगाई है, जिसको हम स्पीड, टार्क और पावर मीटर कहते हैं। इसके एक पॉइंट पर लगाई है, फिर उसके दूसरे पॉइंट से निकाल कर हमने यहाँ पर अपने लोड के साथ लगा दी है, जिस लोड में से इस जनरेटर का करंट गुजरता है और लोड की वजह से जनरेटर पर भी लोड पड़ता है और साथ साथ हमारी इस मोटर पर भी लोड पड़ता है। फिर उसके बाद हमने इस जनरेटर से ये जो प्लस टर्मिनल है इसका प्लस पोर्ट से एक तार निकाल कर डायरेक्ट इस लोड को लगा दी है, तो लोड के दोनों पॉइंटों पर हमारी जनरेटर की सप्लाई पहुंच जाती है। और फिर ये दो छोटी तारें, बारीक तारें उसी तरीके से हमने अपनी इस मीटर पर भी लगाई हुई हैं। जनरेटर की वायरिंग का काम उसी तरीके से हमारा मुकम्मल है जिस तरह इससे पिछले प्रैक्टिकल के अंदर हमने किया था। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिकल में अपनी इस मोटर को कंपाउंड मोटर के तौर पर चलाते हैं और उसके पहले कनेक्शन करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इसको जूम करें, यहाँ पर ये आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल आ गए, दो पोर्ट्स आ गई या दो सिरे आ गए। ये जो दरमियान वाली दो पोर्ट्स हैं प्लस और मनफी, तो ये सीरीज वाइंडिंग की दो पोर्ट्स हैं, यानी सीरीज वाइंडिंग के दो सिरे आ गए। इसी तरह ये शंट वाइंडिंग की दो पोर्ट्स यानी दो सिरे आ गए। अब हमने अपनी उसी डायग्राम के मुताबिक इसके कनेक्शन करने हैं। तो मैं इसके कनेक्शन करने से पहले वापस आपको डायग्राम की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां से आपको आसानी के साथ पता चल सकेगा कि किस तरीके से हमने इसके कनेक्शन करने हैं। वापस लें। तो सबसे पहले मैंने देखेंगे शंट वाइंडिंग का एक सिरा आर्मेचर वाइंडिंग के एक सिरे के साथ जोड़ दिया हुआ है। फिर इसी तरह शंट वाइंडिंग का दूसरा सिरा आर्मेचर वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया हुआ है। अब मैं फिर जहां पर पहले हमने आर्मेचर का एक सिरा और शंट का एक सिरा आपस में जोड़ा है, वहां पर मैं सीरीज वाइंडिंग का एक सिरा मिला देता हूं और फिर उसके दूसरे सिरे पर एक तार लगाता हूं। तो जहां पर मैंने दूसरे दो सिरों को आपस में मिलाया था, वहां पर बिजली की दूसरी तार लगाता हूं, तो हमारी ये मोटर कंपाउंड बनकर चलना शुरू कर देती है। अब मैं इसके मुताबिक यहाँ पर कनेक्शन जो है वो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी आर्मेचर वाइंडिंग के प्लस टर्मिनल पर ये एक तार लगाता हूँ और उसको मिला देता हूँ अपनी शंट वाइंडिंग के प्लस टर्मिनल के साथ। अब ये दो आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा और शंट वाइंडिंग का एक सिरा आपस में मिल गया। फिर उसके बाद मैं एक तार और लेकर आर्मेचर वाइंडिंग का दूसरा सिरा
शंट वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ मिला देता हूँ। इस तरह ये दूसरे दो सिरे भी आपस में मिल गए। अब मैं सीरीज वाइंडिंग को जो है वो लगाना चाहता हूँ। तो सीरीज वाइंडिंग को लगाने के लिए मैं एक तीसरी तार लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि सीरीज वाइंडिंग का अगर हम प्लस टर्मिनल लगाते हैं तो उसको इसके मंफी टर्मिनल में से किसी एक पर लगा दें। अब मैं यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग का एक पोर्ट पर एक सिरा इस तार का लगा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी इस जगह पर यानी कि जहाँ पर मेरी सीरीज वाइंडिंग का और शंट वाइंडिंग का मंफी टर्मिनल आपस में मिला हुआ है तो मैं वहाँ पर इसको मिला देता हूँ। अब उसके बाद मैंने इस मोटर को चलने के लिए सप्लाई की तारें लगानी है और मीटर की तारें लगानी है। अब मैं अपना सबसे पहले एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ कि जो वोल्टेज मैं यहाँ पर दूंगा उन वोल्टेज को रीड कैसे करूँगा। तो ये मंफी टर्मिनल या ये प्लस टर्मिनल है, इस प्लस पर लगाकर मैं अपने इस मीटर के प्लस पे लगा देता हूँ। इसी तरह एक दूसरी तार लेकर मैं मंफी टर्मिनल के साथ लगाकर इस मीटर के मंफी पे लगा देता हूँ। अब जो वोल्टेज मैं यहाँ से दूंगा वो वोल्टेज ये वोल्ट मीटर रीड करेगा। अब मैं यहाँ से मंफी सप्लाई लेकर एक तार मेरे पास आ जाती है और फिर इसी तरह एक मुस्बत सप्लाई की एक तार लगाकर यह मैं ले लेता हूँ। समझ आ गई जी। अब ये मेरे पास दो तारें हैं, एक मुस्बत है और एक मंफी है। तो अब मैं अपनी इस कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए ये तार लगाना चाहता हूँ। तो जिस तरह डायग्राम के अंदर हमने बात की कि जहां पर सीरीज वाइंडिंग आकर मिल रही है, सीरीज वाइंडिंग का जो खाली पॉइंट है जो किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, तो वहां पर मैं अपनी सप्लाई की एक तार लगा देता हूं, प्लस तार। यहां पर मैंने अपनी सप्लाई की प्लस तार लगा दी और फिर उसके बाद मैं अपनी सप्लाई की दूसरी तार जो कि यहां से प्लस मंफी टर्मिनल से आ रही है, इसको मैं लगाना चाहता हूं। तो इसको मैं कहां पर लगाऊंगा, यानी कि सीरीज वाइंडिंग के दूसरी पोर्ट पर लगाऊंगा या जहां पर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग आपस में मिलती है तो वहां पर मैं लगाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए ये तार फिर निकालता हूं, फिर आपको समझाना चाहता हूं ताकि ये कनेक्शन आपसे गलत ना हो सके। डायग्राम को एक दफा फिर देख लेते हैं। यहां पर ले कि हमने पहले आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग के एक एक सिरे को आपस में मिला दिया और दूसरे दूसरे सिरों को आपस में मिला दिया। फिर उसके बाद एक सिरे के साथ हमने अपनी सीरीज वाइंडिंग का एक कनेक्शन कर दिया और सीरीज वाइंडिंग की दूसरी तरफ हमने बिजली की एक तार लगा दी और फिर हमने यहाँ पर जिधर आर्मेचर वाइंडिंग का दूसरा सिरा और शंट वाइंडिंग का दूसरा सिरा आपस में मिलता है तो वहां पर हमने बिजली की दूसरी तार लगा दी। तो जो मिले हुए सिरे हैं वहां पर हमने सप्लाई की तार नहीं लगानी, यहां पर हमने सीरीज वाइंडिंग के जो एक सिरा बचता है वहां पर अपनी सप्लाई की एक तार लगानी है। तो अब हम यहां पर वापस आकर देखते हैं कि जिस सप्लाई की एक तार हम कहां पर लगाएंगे। ये जो दरमियान वाली हमारी दो पोर्ट्स हैं, ये सीरीज वाइंडिंग की दो पोर्ट्स हैं जिनमें एक को मैंने तो सीरीज वाइंडिंग को शंट वाइंडिंग के साथ मिलाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि यहाँ पर ये मंफी टर्मिनल इसका खाली है। तो मैं अपनी मंफी सप्लाई की तार को
मनफी सप्लाई की तार ये वाली है, इसको मैं इस जगह पर लगा देता हूँ। चूंकि ये मनफी पॉइंट है इसलिए मैं इस पर मनफी तार लगा देता हूँ। फिर उसके बाद प्लस में वहाँ पर लगाऊंगा जहाँ पर हमारी एक शंट और एक आर्मेचर वाइंडिंग आपस में मिलती हैं। तो उसके प्लस पॉइंट पर, जहाँ पे उनका प्लस पॉइंट है दोनों का, किसी एक पॉइंट पर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस तरह इस कंपाउंड मोटर के कनेक्शन मुकम्मल हुए और इस कंपाउंड मोटर को हमने सप्लाई भी जो है वो मुहैया कर दी। अब हम अपने इस नाब को पहले 0 पर रखेंगे और अपने पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए पहले उसको मेन सर्किट ब्रेकर ऑन किया। उसके बाद हमने यहाँ पर पावर सप्लाई के अंदर इसका जो अपना सर्किट ब्रेकर है उसको हमने ऑन किया। इस वक्त कंपाउंड मोटर के कनेक्शन किए हैं हमने और जनरेटर के कनेक्शन लोड को इससे पहले ही हमने किए हुए हैं। कंपाउंड मोटर के साथ हमने एम्पियर मीटर नहीं लगाया हुआ, सिर्फ हमने इसके सप्लाई जो है वो दी है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारी ये मोटर चलती है कंपाउंड मोटर की सूरत में या नहीं चलती। तो हम यहाँ से इसको वोल्टेज देते हैं। जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये मोटर भी चलना शुरू हो चुकी है, लेकिन जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं उनकी पोलैरिटी या उनकी सिमत ठीक नहीं है। इसलिए जनरेटर का जो मीटर है वो अपने वोल्टेज को मंफी में बता रहा है। हम इन दो तारों को आपस में चेंज कर देंगे और मीटर की रीडिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम अपनी मोटर को स्टॉप कर देते हैं और फिर इन तारों को हम चेंज कर लेते हैं। अब हम दोबारा अपनी इस मोटर को चलाते हैं और चलाकर देखते हैं कि उसके वोल्टेज जो है वो उनकी पोलैरिटी ठीक होगी। अब देखिए इस कंपाउंड मोटर को मैं तकरीबन 50 वोल्ट दे रहा हूँ। जो वोल्टेज मैं इसको दे रहा हूँ वो 50 है और जो जनरेटर के अंदर वोल्टेज पैदा हो रहे हैं वो तकरीबन 41 वोल्ट है। ये हमारी कंपाउंड मोटर चली है और उसने जनरेटर को चलाया है और जनरेटर में पैदा होने वाले वोल्टेज हमें आगे हासिल हो रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक ना तो लोड ऑन किया है और ना ही हमने अपना स्पीड वाला मीटर या टार्क वाला मीटर उसको ऑन किया है, क्योंकि अभी हमने अपना एम्पियर मीटर इस मोटर के साथ नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पर इस मोटर को अभी स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस मोटर के साथ मज़ीद वायरिंग को मुकम्मल करते हुए एम्पियर मीटर जो है वो लगाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखें कि एम्पियर मीटर मैं कहाँ पर लगाऊंगा। पहले आप सर्किट डायग्राम के अंदर देखें कि एम्पियर मीटर मुझे कहाँ पर लगाना चाहिए। अब इसकी बाइंडिंग में जब हम एम्पियर मीटर यहाँ पर लगा दें इस जगह पर सीरीज में, तो फिर भी ये मीटर हमारा टोटल करंट की पैमाइश करेगा। या ये मीटर हम इधर लगाने की बजाय एम्पियर मीटर अपना यहाँ पर लगा दें तो फिर भी हमारा एम्पियर मीटर टोटल करंट की पैमाइश करेगा। तो मैं यहाँ पर इस जगह पर अपना एम्पियर मीटर लगा देता हूँ जो कि टोटल करंट की पैमाइश करेगा। और यहाँ पर मैं यानी कि जो वोल्टेज मैं दे रहा था अपनी सीरीज वाइंडिंग को, जो वोल्टेज मैं दे रहा था अपनी सीरीज वाइंडिंग को, उन वोल्टेज के रास्ते में मैंने एम्पियर मीटर लगा दिया सीरीज में। अब मैं ये देखता हूँ अपनी मोटर पर कि मैंने सीरीज वाइंडिंग को कौन से वोल्टेज दिए हैं। अगर प्लस दिए हैं तो उनके रास्ते में लगा दूंगा, अगर मनफी दिए हैं तो उसके रास्ते में लगा दूंगा। अगर इसको मनफी कर दें इसको प्लस कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपनी मोटर पर वापस आता हूँ। अब मैं ये देखें ये जो पोर्ट है तो ये सीरीज वाइंडिंग की पोर्ट है, जहाँ पर ये मनफी पोर्ट है और इस पर मैंने अपनी मनफी सप्लाई लगाई हुई है।
तो अब मैं यहाँ से मनफी सप्लाई को उतारता हूँ और मैं इस मनफी सप्लाई को लेकर जाता हूँ अपने एम्पियर मीटर के अंदर। ये मैं एम्पियर मीटर जो ऊपर वाला है इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर लगा दिया और एक दूसरी तार लेकर एम्पियर मीटर से यही मनफी सप्लाई को मैं निकालकर अपनी इस सीरीज बाइंडर को लाकर दे देता हूँ। अब हमारा एम्पियर मीटर जो है वो मोटर के सीरीज में लग चुका है। अब हम मोटर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मोटर चलते हुए टोटल करंट मीटर के जरिए जाहिर करती है या नहीं करती। तो मैं मोटर को ऑन करता हूँ, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि मीटर की पोलैरिटी ठीक नहीं है। हम इन दोनों तारों को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर ये तार लगा दें और यहाँ पर ये तार लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर की रीडिंग बेहतर हो जाएगी। और अब हम देखें, इस मोटर को चलाया, मोटर को मैं तकरीबन 50 वोल्ट दे देता हूँ। ये मैंने 50 वोल्ट मोटर को दे दिए और मोटर का जो टोटल करंट जाहिर हो रहा है वो है 379। ये मोटर का जो है वो टोटल करंट है, ये 3837। ये हमारी कंपाउंड मोटर अभी चल रही है और जनरेटर के अंदर वोल्टेज पैदा हो रहे हैं 42.5 या 43 वोल्ट इसमें पैदा हो रहे हैं। अब ये मरहला भी हमारा क्लियर हुआ कि हमने एम्पियर मीटर को लगाया अपनी कंपाउंड मोटर के करंट को रीड करने के लिए। अब मैं अपनी इस मोटर को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद अब अगले मरहले में मैं ये देखना चाहता हूँ कि जनाब कंपाउंड मोटर का जो टोटल करंट है उसका एम्पियर मीटर तो हमने लगा दिया है, लेकिन इसका जो आर्मेचर है जिस पर हमने लोड डालना होता है, तो उस आर्मेचर का करंट शो करने के लिए हमें एक और मीटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एम्पियर मीटर दूसरा हम लगाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट की पैमाइश करता है और उस आर्मेचर करंट की वजह से फिर हम अपनी कंपाउंड मोटर की खुसूसियात को समझ सकते हैं। ये जो हमारा एम्पियर मीटर लगा हुआ है ये मोटर के टोटल करंट को बता रहा है। इसमें शंट वाइंडिंग का करंट भी है। हमारी जो खुसूसियात का ताल्लुक है वो शंट वाइंडिंग के करंट के साथ नहीं है, हमारी खुसूसियात का जो ताल्लुक है वो आर्मेचर करंट के साथ है। इसलिए अब हमें आर्मेचर करंट भी रास्ते में लगाना चाहिए। तो आर्मेचर करंट को कैसे, आर्मेचर करंट की पैमाइश करने के लिए एम्पियर मीटर को कहाँ पर लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, अब मैं उसको यहाँ पे समझाता हूँ। कि देखिए ये हमारा आर्मेचर लगा हुआ है, इस आर्मेचर की तरफ जो करंट आ रहा है चाहे वो इस सिमत से आ रहा है या चाहे वो नीचे वाली सिमत से ऊपर जा रहा है, तो उसके रास्ते में हमने एक एम्पियर मीटर लगाना है। चाहे हम यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा दें, इसको यहाँ से सीरीज में लगा दें एम्पियर मीटर, फिर भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे नहीं लगाते, हम यहाँ पर लगा देते हैं इस जगह पर, तो फिर भी ठीक है। दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर हम एम्पियर मीटर लगाएंगे, या इस तरफ या इस तरफ, ताकि वो एम्पियर मीटर हमारा सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग के करंट की पैमाइश कर सके। अब मैं इस एम्पियर मीटर को उधर ही लगाता हूँ जहाँ पर ऊपर मैंने पहले बनाया, इसको मैं इसी तरह मिला देता हूँ। अब देखें कि हमारे पास ये सीरीज वाइंडिंग का एक सिरा, आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा और शंट वाइंडिंग का एक सिरा, ये तीन सिरे यहां पर आपस में मिल रहे हैं। यहां से जो आर्मेचर का सिरा जा रहा है हम उसको उतारेंगे, उसको उतार कर उसके रास्ते में एम्पियर मीटर लगा देंगे। तो पहले हमने वो पॉइंट अपनी मोटर पर देखना है जहां पर आर्मेचर का एक सिरा, शंट का एक सिरा
और सीरीज वाइंडिंग का एक सिरा आपस में मिल रहा है। तो वहाँ से हमने अपने आर्मेचर की तार को निकालकर उसके रास्ते में हमने एक एम्पियर मीटर लगा देना है। अब आप वापस अपनी मोटर की तरफ आ जाएं। आप ये देखें कि ये हमारा शंट वाइंडिंग की एक पोर्ट है। इस जगह पर हमने एक शंट वाइंडिंग का मनफी सिरा लगाया हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ से आर्मेचर वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पे मिलाया हुआ है। फिर उसके साथ यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग का भी एक सिरा हमने यहाँ पे मिलाया हुआ है। यानी ये वो जगह है जहाँ पर हमारा 3 वाइंडिंग का एक एक सिरा मिलता है। आर्मेचर का ये सिरा, सीरीज वाइंडिंग का ये सिरा और शंट वाइंडिंग का ये सिरा। ये मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें 2 वाइंडिंग के वो सिरे हैं जहाँ पर हमने वो तारें लगाई हुई हैं और तीसरी वाइंडिंग इसकी आ जाती है यहाँ पर ये। तो अब हमने चूंकि आर्मेचर के रास्ते में अपनी एम्पियर मीटर को लगाना है, तो दूसरे एम्पियर मीटर को आर्मेचर के रास्ते में लगाने के लिए मैं इस आर्मेचर वाले सिरे को यहां से निकालता हूं। उसके बाद यहां पर मैं एक तार लगाकर उसको ले जाता हूं यहां पर अपने एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पर और फिर एम्पियर मीटर से एक दूसरी तार निकालकर यहां पर ले आता हूं। अब आर्मेचर के रास्ते में एक हमारा एम्पियर मीटर लग चुका है। ये मैं एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से निकालकर यहां पे लगा देता हूं। अब मैं दोबारा से अपनी मोटर को चलाने की कोशिश करता हूं कि जिसमें अब देखें कि जो मीटर आपने अभी लगाया है तो वो मीटर सही रीड नहीं कर रहा। उसकी पोलैरिटी को मैं तब्दील कर देता हूं। इन दोनों तारों को मैं तब्दील कर देता हूं ताकि मीटर हमारा दुरुस्त पोलैरिटी के अंदर वोल्टेज को जाहिर करे। अब मैं इसको चलाता हूं तो देखें हमारी जो कंपाउंड मोटर है वो चल रही है। मैं तकरीबन 50 वोल्ट इसको दे देता हूं। 50 वोल्ट पर हम देखें हमारी जो मोटर का टोटल करंट है, जो मैंने पहला एम्पियर मीटर लगाया था, वो है 0.38, जबकि आर्मेचर का करंट है 0.27। अब इसमें से 3.8 में से 2.7 मनफी करें तो जो बाकी करंट बचता है वो हमारा शंट वाइंडिंग का करंट है, जिसका रास्ता दूसरा बन जाता है। और ये करंट हमारा फील्ड वाइंडिंग में से भी, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से भी गुजर कर आने वाला हमारा यही करंट है जो टोटल करंट है। तो इस तरह हमारी कंपाउंड मोटर जो है वो चल चुकी है और जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज, इस जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं वो वोल्टेज हमारे इस मीटर पर जाहिर हो रहे हैं। तकरीबन 45 वोल्ट इस मीटर में पैदा हो रहे हैं। अब अगले मरहले में हमने अपनी जनरेटर पर लोड डालना है, जो लोड डायरेक्ट असरअंदाज होता है हमारी इस मोटर पर और हमें मोटर की खुसूसियात का पता चलता है। तो सबसे पहले मैं अपनी इस मीटर को ऑन करता हूँ। इस मीटर को जब मैंने ऑन किया तो आप इसकी रीडिंग को देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 645 आरपीएम है और टार्क इसका 12 या 13 न्यूटन मिलीमीटर मीटर है।
जबकि पावर इसकी इस वक्त 0 पर है, क्योंकि हमने 0.8 पर है, क्योंकि अभी हमने लोड को ऑन नहीं किया हुआ। अब मैं यहाँ पर एक काम करने की कोशिश करूँगा कि वोल्टेज को मैं बढ़ाऊँगा तो स्पीड बढ़ेगी। आप देखने की कोशिश करें, मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ और स्पीड में भी इजाफा होता जा रहा है, और इस तरह टार्क में कमी बाकी होती जा रही है। अब एक स्पीड पर एक खास उस पर टार्क में कमी हुई थी, लेकिन फिर टार्क अचानक जो है वो बढ़ा। अब टार्क में इजाफा होता जा रहा है स्पीड के ज़्यादा करने पर। ये अप्लाइड वोल्टेज में ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए टार्क ज़्यादा हो रहा है। अप्लाइड वोल्टेज लोड का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, और मोटर की जो पावर है वो पावर भी बढ़ रही है, 1.7 हो गई, टार्क इसका 21-22 हो गया, स्पीड इसकी 748 हो गई। अब मैं वोल्टेज को कम करके फिर 50 की तरफ लेकर आता हूँ, तो देखें तीनों चीज़ें अप्लाइड वोल्टेज के कम होने से कम होती जा रही है। यानी तीनों चीज़ों पर अप्लाइड वोल्टेज की कमी का असर कम होना है, तीनों चीज़ें कम हो रही हैं। जब अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो तीनों चीज़ें लाजमी तौर पर ज़्यादा होंगी। जब अप्लाइड वोल्टेज कम करेंगे तो तीनों चीज़ें जो है वो कम होती जाएंगी। एक बात तो हमें ये क्लियर होगी। अगली बात कि जनाब हमने इसके वोल्टेज मुस्तकिल रख दिए हैं। अब इस मोटर को मिलने वाले वोल्टेज हमारे मुस्तकिल हैं, और ये 50 या 51 वोल्टेज हैं जो कि इस पावर सप्लाई से हम अपनी कंपाउंड मोटर को दे देते हैं। अब हमने अप्लाइड वोल्टेज के अंदर तब्दीली नहीं कर ली, अप्लाइड वोल्टेज को हमने मुस्तकिल रखना है, और हमने यहाँ पर टोटल करंट की पैमाइश करें 0.35 है, और आर्मेचर का करंट कितना है 0.24 है। तो अगर हम जिस तरह उस मीटर का मुशाहिदा किया, इसी तरह वोल्टेज को बढ़ाकर अब हमने इन दोनों करंट का मुशाहिदा करना चाहते हैं। लोड के साथ अभी हम नहीं लगे, हम सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो मैं अप्लाइड वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ, और साथ साथ मैं टोटल करंट और आर्मेचर के करंट का मुशाहिदा करता हूँ। अप्लाइड वोल्टेज को मैंने ये ज़्यादा किया, तो ये देखें कि जो दोनों करंट हैं उन दोनों करंट में इजाफा हो रहा है। लाजमी बात है कि अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। ये टोटल करंट भी ज़्यादा हो रहा है, और साथ साथ जो आर्मेचर का करंट है वो भी ज़्यादा हो रहा है। हमें इस चीज़ का भी मुशाहिदा हो गया। अब मैं अपने वोल्टेज को वापस 50 की तरफ ले आता हूँ, कम कर देता हूँ। ये 50 वोल्ट मैंने दोबारा से कर दिए अप्लाइड वोल्टेज, और करंट भी दोबारा अपनी जगह पर आ गया, स्पीड भी अपनी जगह पर आ गई, टार्क भी अपनी जगह पर आ गया, पावर भी अपनी जगह पर आ गई। अब मैं इस मोटर पर लोड डालता हूँ, तो लोड डालने से इस मोटर की खुसूसियात क्या तब्दील होती हैं उनका मुशाहिदा करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये लोड डालता हूँ। पहले मैं करंट का फिर आपको बता दूँ। अब आप टोटल करंट को बेशक छोड़ देंगे, आर्मेचर करंट की तरफ मुशाहिदा करेंगे। 0.24 एम्पियर इस आर्मेचर का भी करंट है, और स्पीड जो है उसका मुशाहिदा करेंगे। स्पीड अभी आपको नजर आ रही है 609 आरपीएम है। जब मैं लोड डालता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि जी क्या हुआ। जब मैंने लोड डाला तो आर्मेचर करंट भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 0.23 या 2.4 से बढ़कर 0.28 हो गया, और स्पीड भी जो है वो कम हो गई, 594 या 593 हो गई। मैं फिर वापस लेकर जाता हूँ लोड को, फिर देखता हूँ। अब देखें जब लोड नहीं डाला हुआ तो स्पीड कितनी है 612। जब मैं लोड लगा देता हूँ तो स्पीड 612 से कम होकर 594 तक आ जाती है।
यानी कि उतनी कमी नहीं हो रही जितनी पहले होती थी। आर्मेचर करंट को मैं देखता हूँ तो 2.7 हमें अभी नजर आ रहा है। जब मैं लोड ऑफ कर देता हूँ तो ये 0.23 या 2.4 हो गया, यानी 0.03 एम्पियर का सिर्फ उसमें इजाफा हुआ। तो लोड डालने से हमें ये बात क्लियर होगी कि आर्मेचर करंट में इजाफा तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, और स्पीड में भी कमी बाकी हुई है लेकिन कम कमी बाकी हुई है। ये इस मोटर की खुसूसियत है जो कि दूसरी दोनों से मुख्तलिफ है। उनके अंदर ये कमी पेशियाँ ज़्यादा थी जबकि इसके अंदर ये कमी पेशियाँ कम है। तो हमें पहली खुसूसियत जिसको मैंने आपको समझाया था टार्क और आर्मेचर करंट की खुसूसियात है। तो अब मैं टार्क की बात करता हूँ कि इस वक्त आपको टार्क 13 लिखा हुआ नजर आता है क्योंकि हमने लोड नहीं डाला हुआ। आर्मेचर करंट इसका 2.4 है। अब मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ। लोड डालने से देखें कि आर्मेचर करंट तो कम ज्यादा हुआ है लोड डालने से, लेकिन उसमें इजाफा थोड़ा हुआ है। जबकि टार्क हमारा 31 पर पहुंच गया है, 32 पर पहुंच गया है, यानी टार्क में इजाफा जो है वो ज्यादा हुआ है। और अब मैं एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं। अब आप देखें कि हमारे आर्मेचर करंट के अंदर इजाफा कम हुआ है, 0.27 से 0.31 हो गया है। इजाफा हुआ है लेकिन कम हुआ है। जबकि हमारे टार्क के अंदर 32-33 से ये टार्क बढ़ता हुआ अब ये 74 मिली न्यूटन पर आ गया है। तो इसका मतलब है हमें ये पहली खुसूसियत क्लियर होगी कि जनाब जब हम इस पर लोड डालेंगे तो आर्मेचर करंट इसका थोड़ा ज्यादा होगा जबकि टार्क में होने वाला इजाफा काफी ज्यादा होगा। आर्मेचर करंट ज्यादा होने से टार्क इसका भी ज्यादा हो गया। ये बात हम पर वाज़ेह होगी। दूसरी खुसूसियत जिसका मैंने जिक्र किया कि स्पीड और आर्मेचर करंट, जब हमने लोड ज्यादा किया तो आर्मेचर करंट में भी इजाफा हुआ और स्पीड के अंदर भी कमी बाकी हुई। आर्मेचर करंट भी थोड़ा बढ़ा और स्पीड भी इसकी थोड़ी कम हुई। ये भी हमारे सामने है। अब देखें कि मैं इसको लोड खत्म कर देता हूं। अब इसकी स्पीड है 608 आरपीएम। जब मैं इस पर 1 पॉइंट का लोड डालता हूं तो 590 हो जाती है स्पीड। कम हुई है लेकिन दूसरी मोटर की निस्बत यह कमी कम है। अब मैं मजीद लोड डालता हूं तो 593 से 578 तक 76 तक आई है सिर्फ। ये इस मोटर के अंदर खुसूसियत है कि इसकी रफ्तार के अंदर तब्दीली उतनी ज़्यादा नहीं आ रही। अब जितनी हम इसके अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो इसकी ये तब्दीली आस्ता आस्ता मजीद कम होती जाएगी। तो ये दूसरी खुसूसियत क्लियर हुई। तीसरी खुसूसियत की तरफ जब हम आते हैं तो स्पीड और टार्क की बात है तो वो हमें क्लियर हो गया कि स्पीड के अंदर कमी जो है वो कम हो रही है जबकि टार्क के अंदर जो इजाफा है वो ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखें कि मैं लोड बढ़ाना चाहता हूँ तो टार्क 114 के ऊपर आ गया जबकि स्पीड 562 है। यानी स्पीड के अंदर कमी वाक़ई हो रही है लेकिन ये कमी कम है जबकि टार्क में होने वाला इजाफा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इस मोटर की खुसूसियत यानी तीनों खुसूसियात का हमें मुशाहिदा जो है वो हो जाता है। और लोड डालने से आर्मेचर का जो करंट है, आर्मेचर के करंट के अंदर उतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही जितनी कि टार्क में आ रही है और स्पीड के अंदर भी उतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही। जबकि पावर का ताल्लुक चूँकि टार्क के साथ होता है, पावर भी बढ़ रही है और टार्क भी उसका ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस तरह हमें अपनी कंपाउंड मोटर को चलाकर जो है वो ये बात समझ आ गई कि इसकी खुसूसियात किस तरह दूसरी मोटरों की खुसूसियात से मुख्तलिफ है। तीनों मोटरों के अंदर खुसूसियात तो जो खुसूसियात हैं जिनकी हमने बात करनी होती है वो तो एक जैसी हैं, लेकिन उन खुसूसियात का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है तीनों मोटर्स में कि एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है तो दूसरी मोटर में थोड़ी ज़्यादा होती है। वही चीज़ इस तरह तीनों मोटरों पर हमें ये बात क्लियर हो जाती है। अब हम अपनी इस कंपाउंड मोटर को स्टॉप कर देते हैं। ये कंपाउंड मोटर हमारी स्टॉप हो गई। उसके बाद हम अपनी इस पावर सप्लाई को भी ऑफ कर देते हैं। इस तरह आज का हमारा
ये प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाता है कि जी कंपाउंड मोटर को डीसी बिजली से चलाना, यानी डीसी कंपाउंड मोटर को चलाकर उसकी तीनों खुसूसियात का मुताला करना, उसकी हमने थ्योरी भी पढ़ ली और साथ साथ हमने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर लिया। जब आप खुद इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर ये जो प्रैक्टिकल है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।